कॉन्स्टिट्यूशन को चोट पहुंचाई है, तो वो कैसे पहुंची चोट? क्योंकि हमने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की लड़ाई नहीं लड़ी, वहां पढ़ने वाले बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ी। हमने ये मान लिया कि उमर खालिद लड़ लेगा। एक छात्र के तौर पर, एक स्कॉलर के तौर पर हमने उसकी लड़ाई लड़नी छोड़ दी। नागरिक समाज, एक वृहत नागरिक समाज के तौर पर हमने बात करनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? आपको हैरानी होगी कि हमारे बिल्कुल सटा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, नहीं है छात्र संघ, लेकिन जेएनयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, एएमयू में नहीं है, वहां बंद करा दिया गया। जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर निकलते हैं या उसकी अहमियत को कमतर करना शुरू करते हैं, अपनी नजरों में डिमीन करना शुरू करते हैं, तो लड़ाइयां भी कमजोर होती हैं, अधिकारों की लड़ाइयां भी कमजोर पड़ेंगी। और जिस बड़ी तादाद में नाइंसाफियों का विरोध होना चाहिए था, आपको हैरानी होगी कि उसी 2020 के दिल्ली रॉयट्स में कपिल मिश्रा पर ज्यादा संगीन इल्जाम है। प्रवेश वर्मा ने क्या नहीं कहा था, लेकिन एक एफआईआर तक नहीं हो पाई। और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस देश के सीनियर एडवोकेट्स की पूरी टीम लग गई। क्या प्रशांत भूषण, क्या इंदिरा जयसिंह, क्या कपिल सिब्बल, एक एफआईआर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हुकूमत को लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं और इससे हम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम लच्छेदार बातें कर सकते हैं, लेकिन इसी देश की लोकसभा में एक रिपोर्ट आई कि पिछले 10 साल में लगभग 89,000 स्कूल बंद हो गए। उन 89, और यह सरकारी स्कूलों का आंकड़ा है। अब 89,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए और प्राइवेट स्कूल्स बढ़ गए। तो उन सरकारी स्कूलों में कौन लोग पढ़ते थे, किस तबके के लोग पढ़ते थे? निश्चित तौर पर उसमें गरीब लोग पढ़ते थे, और वो तमाम जातीय और धार्मिक समूहों के बच्चे पढ़ते थे जो कम पैसे में पढ़ लेना चाहते हैं, जिनको मिड डे मील भी मिल जाता है खाने के लिए। तो जब आप स्कूलों को बंद करते हैं तो केवल एजुकेशन प्रभावित नहीं होता है, असल में आइडिया ऑफ इंडिया प्रभावित होता है, क्योंकि आपने उन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को एक झटके से उनके सबसे बुनियादी अधिकार से वंचित कर दिया। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी सिस्टम आप देखिए, और ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, इस पर आने वाले 5 साल के बाद और बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आइडिया ऑफ इंडिया पर चोट वहां है। 1995 में इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एक। आपके पड़ोस में जामिया मिलिया इस्लामिया, जाकर पता कर लीजिए कितनी फीस है। 5,000, 10,000, 20,000, यही अधिकतम। जेएनयू में तो 400-500 है, एएमयू में भी ऐसे ही 1,000-1,200, बीएचयू, हिंदू यूनिवर्सिटी की भी मैं बात कर रहा हूं, मतलब 1,000, 2,000, 5,000। एम्स की फीस है 14-15,000 रुपए एमबीबीएस करने की 1 साल की। लेकिन अगर आप चले जाएंगे चेन्नई में, एक जगह है पढ़ने के लिए, वहां 2 करोड़ फीस लगती है एमबीबीएस की। 8 लाख 10 लाख तो ग्रेजुएशन करने की फीस है। तो हम में से कितने लोग हैं इस हॉल में बैठे हुए जो अगर 2-3 भाई बहन हो तो हमारे माँ बाप एमआईटी, गलगोटिया या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हमको सिंपल बीए करा लेंगे? तो हम कहां से कॉन्स्टिट्यूशन सीखें?
हम कहां से आइडिया ऑफ इंडिया सीखें? आपने पूंजी, शिक्षा की व्यवस्था को पूंजी आधारित बना दिया। जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा उसका आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा। तो किसका आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा? धन्ना सेठों का आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा। वो धन्ना सेठ कौन लोग हैं, किस तबके से आते हैं, ये सोचना तो पड़ेगा। एक एजेंसी बनाई इस हुकूमत ने, हेफा, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना या नहीं। हेफा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है। हेफा कहता है कि सरकार से कर्जा लो और पढ़ाओ और कर्जा चुकाओ। एड खत्म करना है, अनुदान नाम की चीज खत्म करनी है। और उस हेफा के विधान में लिखा हुआ है कि धीरे धीरे हम इसको सेंटर फॉर एक्सेलेंस और स्कूली एजुकेशन में भी लागू करेंगे। मतलब छोटे बच्चे जो नर्सरी, केजी, क्लास 1, 2, 3, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, उनको भी हेफा के दायरे में धीरे धीरे लाने की कोशिश होगी। मतलब जो इंस्टीट्यूशन सरकार ने खड़े किए, अब कह रहे हैं कि उसको हम पैसा नहीं देंगे। तो ये तो जो मोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी है अमेरिका, वहां भी नहीं है। वहां भी स्कूली एजुकेशन फ्री है एंड फ्री फॉर ऑल। तो हम क्या इस बात से परेशान हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं? हम क्या इस बात से परेशान हैं? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, नजर उठाकर देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट एक सेल्फ फंडेड कोर्स चला रहा है। क्यों? इसी हेफा की वजह से कि आप पैसा दो और पढ़ो। मतलब आप एजुकेशन खरीद रहे हैं, सरकार गारंटी नहीं दे रही है सस्ते एजुकेशन की। तो आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे धीरे, अब ये वो तबका है जिसको एजुकेशन से अलग रखा गया है, वही तो जा रहा है आज भी सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल में पढ़ने के लिए। तो आपका सिद्धांत बड़ा साफ है कि हम गरीब बच्चों को, पसमानदा को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो गाड़ी साफ करें, वो ड्राइवर बने, वो कंडक्टर बने, वो सफाई करें। अब जिस खतरे की तरफ मैं बात कर रहा हूं वो ये कि ये वो व्यवस्था है जिसको हम जाति आधारित व्यवस्था कहते हैं, और जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जाति के आधारित जो काम होंगे उसकी तरफ लौटना है। आप नहीं समझ, आप पता नहीं एक चीज पर आपने गौर किया या नहीं किया कि इस देश की हुकूमत एक ताकतवर हुकूमत है। जुडिशरी पर उस ताकत का प्रभाव हम देखते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जैसा चीफ जस्टिस जो रहा हो, वो खुलेआम कहता है कि 8 बार एडजॉर्नमेंट मांगा उमर के वकील ने, और कपिल सिब्बल ने कहा झूठ बोल रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, हमने 2 बार मांगा, एक बार जब मेरी तबीयत खराब थी और दूसरी बार जब 370 पर डिबेट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। लेकिन यह बात सामने क्यों नहीं आती? कौन कहेगा इसको और कहां कही जाएगी यह बात? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी हम खित्तों में बंटकर बात करेंगे, हम सब बहुत बटे हुए हैं दोस्त। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जब तक कि हमारे बीच एक बड़ी एकता नहीं बनेगी, हम नहीं बचा पाएंगे आइडिया ऑफ इंडिया को। अब आइए मीडिया पर। कहा गया कि मीडिया और खासकर सोशल मीडिया जो है वो कम पूंजी का माध्यम है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया कहते हैं, मैं कहता हूं 2 तरह के मीडिया है, एक सोशल मीडिया और एक एंटी सोशल मीडिया, जो समाज की बात करता है, एकता की बात करता है, संविधान, मनुष्यता, बंधुत्व की बात करता है, और दूसरा जो इस समाज को तोड़ने की बात करता है। उसको आप टेलीविजन मान लीजिए, उसको आप अखबार मान लीजिए, बहुत सारे सोशल मीडिया। लेकिन जो खतरा मेरी समझ में आता है वो ये है कि जिस सोशल मीडिया के भरोसे हम बैठे हुए हैं वो हमको धोखा दे चुका है। आज आप देखिए कि उस सोशल मीडिया को कौन लोग चला रहे हैं। जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो किन के हैं? वो उसी एंटी सोशल मीडिया के घरानों के हैं।
और वो अपनी तरह से बात कर रहे हैं, फैला रहे हैं। पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, आपने मीडिया में कहीं देखा? इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं देखा? कोई सवाल उठा रहा है इस पर? नहीं उठा रहा है। अमेरिका ने इतना बड़ा टैरिफ लगाया, लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं, एक फोन कॉल की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हम जड़ों की तरफ जाएं तो मैंने जो पहली लाइन कही थी कि हम मासूम होकर नहीं सोच सकते। अब सवाल है कि जिसको हम मीडिया कह रहे हैं उसको खड़ा किसने किया? किन लोगों ने बनाया और किनके हितों को साधने के लिए बनाया? ग्रामशी एक बड़ा फिलॉसफर था, पॉलिटिकल थिंकर। वो हेजिमनी की बात करता था, वर्चस्ववाद की बात करता था। तो ये सारा का सारा मीडिया उस वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए, और मीडिया ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, समाज, संगठन। इसी दिल्ली में एक स्कूल है, संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी में स्कूल है, ह्यूज लैंड है उसके पास। आप जानते हैं उस स्कूल को कौन चलाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी की वाइफ। वो पदेन चेयरपर्सन होती है, और वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खड़ा किया गया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो साधारण बच्चों के साथ पढ़े। तो 3 साल के बच्चे में ये भरा जा रहा है कि तुम स्पेशल हो, और वो देखो गड़बड़ है, वो खराब है। तो अब आप बताओ कि जो लोग उस स्कूल से पढ़कर निकलेंगे वो आईडी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, या ऐसे तमाम स्कूलों से नहीं करेंगे? तो क्या हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने की कोशिश की? क्या हमने अपना मीडिया को खड़ा करने की कोशिश की? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस देश में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रियल सेंस का मीडिया नहीं खड़ा हो सकता था। हो सकता था, हमने वो मौके गंवाए हैं। बिहार में पिछले 30-40 साल से एक सेकुलर सरकार है, कहने को आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 टर्म मुख्यमंत्री रहे सेकुलर क्रेडेंशियल के लोग, महाराष्ट्र में, लेकिन मीडिया नहीं खड़ा हुआ। आप मुझे एक चीज बताइए, आज से 5 साल पहले ऑर्गेनाइजर और 5 जन ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई, हीरक जयंती, डायमंड जुबली। आज से 75 साल पहले तो भाजपा का शासन नहीं था, आरएसएस का शासन नहीं था। वो अपनी चीजों को बचा ले गए साफ। उन्होंने कहा कि हमको मीडिया चाहिए, और कल जब हम सत्ता में आएंगे तो हमको ये अपना सिस्टम चाहिए चारों तरफ। और आप गौर कीजिए, 2003 में मैं इंडिया टीवी में काम कर रहा था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी देश में, और तब नरेंद्र मोदी ने उसके पीछे खड़े होकर उसको शुरू करवाया। क्यों? क्योंकि तब शाइनिंग इंडिया चल रहा था। उस दिन भी नरेंद्र मोदी को लगता था कि जब सत्ता में मुझे आने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे अपना मीडिया चाहिए होगा, और वो रातों रात नहीं खड़ा होगा। 10 साल तक वो संस्थान चला है गुजरात से, और 2014 में जब हुकूमत आई तो आप देखिए रिपब्लिक टीवी खड़ा हो जाता है, इंडिया टीवी अपना एक्सपेंशन करता है, टीवी 9 भारतवर्ष आ जाता है, टाइम्स नाउ नव भारत आता है, एक पूरा जाल खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव फैलाने का इकलौता जरिया मीडिया हो सकता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने यहां क्या बात की, इन्होंने क्या बात की, इन्होंने क्या बात की, किसी को क्या पता बाहर? ये 50 लोगों के बीच की बात है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस पर कोई नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए, कोई राष्ट्रीय विमर्श खड़ा होना चाहिए, तो क्या हमने उसके लिए काम किया है? 100 साल पहले आरएसएस ने सोचा कि हमारा मीडिया होना चाहिए और यह लगातार बढ़ना चाहिए। बिना सत्ता के समर्थन के वो अपना सारा मीडिया साफ बचा ले गए। टुन्नू सा अखबार है, स्वदेश ग्वालियर से निकलता है, 500 कॉपी बटती थी, आज सबसे बड़े अखबारों में वहां के हो गया। सरकार आई, चीजें चल, लेकिन तब तक उन्होंने बचाया उसको। दैनिक जागरण खुलेआम दंगाई अखबार, बचाया उसको, आज देश का सबसे बड़ा अखबार कहा जाता है। हम समझते हैं कि मीडिया नैरेटिव कैसे बनता है, और हम लाख कह लें कि इस मीडिया का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व है। और आखिरी बात,
जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हम सब लोगों को एक सामूहिक कोशिश करनी पड़ेगी, मिलजुल कर कोशिश करनी पड़ेगी, अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी समस्या ये है कि हमारी नाक लंबी हो गई है और हमारी सोच पीछे चली गई है। हम साझा सोच के आधार पर अपनी नाक को थोड़ा सा कमतर रखें तो बात बन सकती है, और जब तक ये नहीं होगा ये खतरा बढ़ता चला जाएगा। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि हम कितने भयावह दौर में हैं। आप सोचिए कि अभी अगले 10 साल आगे कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसका इंतजाम कर लिया सरकार ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारी सीनियरिटी लिस्ट को पीछे छोड़कर नामित किया, हाई कोर्ट का जज बनाया। तो हमको एक बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको साथ लेना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। और जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास अर्जित नहीं करेंगे तब तक हम आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी, आइडिया ऑफ जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मुझे विश्वास है